प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं प्रमोद कुमार आपको फिटर फर्स्ट ईयर की थ्योरी का तैयारी हम कैसे करते हैं और इस थ्योरी का प्रैक्टिस सेट के बारे में हम आपको समझाएंगे। इसका प्रैक्टिस सेट कैसे होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इस हिसाब से हम आपको इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम आपको पूरा एकदम मतलब थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताएंगे, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए, गेज जो है एक मेजरिंग टूल है और मेजरिंग टूल बार बार नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टॉप मटेरियल से बनाया जाता है। तो इसमें सबसे टॉप मटेरियल हाई कार्बन स्टील है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील से इसको बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कच्चे लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। कच्चा लोहा मतलब जैसे ही हम ओर को ब्लास्ट फर्नेस में डाल के और शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद जो लोहा निकलता है जिसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कच्चा लोहा। उसी पिग आयरन से डिफरेंट प्रकार के आयरन तैयार किया जाता है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। इस सारी चीज़ें उस पिग आयरन से तैयार की जाती है। तो उस पिग आयरन में उसी को कच्चा लोहा बोलते हैं। कार्बन का परसेंटेज होता है लगभग 3 से 4%। इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पिटवा लोहे की आघात सहने की शक्ति कितनी होती है। पिटवा लोहा जो होता है, जिसको हम लोग रोट आयरन बोलते हैं, इस मटेरियल में टफनेस बहुत ज़्यादा होता है। टफनेस यानी चिमड़ापन। और एक चीज़ और, कार्बन का सबसे कम परसेंटेज भी इसी लोहा में होता है। यानी सबसे कम परसेंटेज कार्बन का किस में होता है? पिटवा लोहा में। तो इसकी आघात सहने की शक्ति भी अच्छी होती है लगभग, मतलब इसका आंसर होगा बी, यानी 30 टन प्रति इंच स्क्वायर ये आघात को सह सकता है। इससे क्रेन के हुक वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है कि ड्राइंग की बीमा 20 ± 0.02 mm है, तो इसकी टॉलरेंस क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। बीमा मतलब होता है डायमेंशन। एक ड्राइंग है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 20 ± 0.02 mm, यानी 20 जो है 20 जो है इसका बेसिक साइज है, और इसके ऊपर प्लस और माइनस में 0.02 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है। देखिए, ये टॉलरेंस दिया हुआ है। तो टॉलरेंस का सूत्र होता है हाई लिमिट माइनस लो लिमिट बराबर टॉलरेंस, यानी हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसका हाई लिमिट हो जाएगा 20 + 0.02 और लो लिमिट 20 - 0.02। तो इस तरह से हाई लिमिट और लो लिमिट का जो अंतर है, उसके बीच का जो भी रेशियो आएगा उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसका टॉलरेंस होगा ऑप्शन नंबर डी, +0.04 mm। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्न में से किस पर ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग निर्भर नहीं करती है। निम्न में से किस पर ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग निर्भर नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, सुचालकता यानी ऑक्सी एसिटिलीन जो है वो गैस
गैस वेल्डिंग में ऑक्सीएसिटिलीन से जो हम लोग धारा बनाते हैं, जो ज्वाला बनाते हैं, जो फ्लेम बनाते हैं, तो ऑक्सीएसिटिलीन इनमें से कौन से इक्विपमेंट्स पे निर्भर नहीं करते? देखिए, ए नंबर में है सुचालकता, ज्वलनता, फ्लेम की बनावट और नोजल की धातु। तो देखिए, फ्लेम की बनावट पर तो हमारा निर्भर करेगा ही करेगा, क्योंकि फ्लेम जो है 3 तरह का फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। फिर ज्वलनता पे भी कटिंग निर्भर करेगी, सुचालकता पे भी निर्भर करेगी, लेकिन नोजल की धातु से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग पर। नोजल की धातु जो भी हो हम अपना फ्लेम से कटिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। यदि वेल्डिंग चार्ज को समान रूप से ना घुमाया जाए तो निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न होगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अगर वेल्डिंग चार्ज को एक समान रूप से नहीं घुमाते हैं, मतलब कहीं कम घुमाते हैं, कहीं ज़्यादा घुमाते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यानी अंडरकट उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अंडरकट दोष उसमें उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग की किस धातु में, वेल्डिंग की किस स्थिति में धातु ऊपर की ओर से जमाई जाती है? मतलब इसका पोजीशन पूछ रहा है कि किस पोजीशन में हम रख के धातु ऊपर की ओर से जमा सकते हैं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में, तो जब क्षैतिज में नहीं जमा सकते हैं, ढला मतलब थोड़ा सा टेपर है उसमें भी नहीं जमा सकते हैं, समतल यानी फ्लैट स्थिति में हम धातु को ऊपर से जमा सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बार बार टूटता है, इसका कारण नहीं है। इसका कारण कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो देखिए ध्यान से, कटिंग एज की लंबाई असमान, ये तो कारण है। अगर असमान लंबाई होगी तो ड्रिल बार बार टूटेगा। तो देखिए फिर से, स्पिंडल हाउसिंग में ढीला है, ये कारण है। अगर स्पिंडल हाउसिंग में ढीला है तो ड्रिल मेरा टूट जाएगा। फीड व कटिंग स्पीड अधिक है तो भी ड्रिल टूटेगा, और कूलिंग का समुचित प्रबंध नहीं है फिर भी ड्रिल टूटेगा। लेकिन कटिंग एज की लंबाई असमान होगी तो मेरा ड्रिल टूटेगा नहीं, भले ड्रिलिंग नहीं होगी। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल में कटिंग एजेस के बीच का कोण, ड्रिल में कटिंग एज के बीच का कोण क्या होता है? देखिए, ड्रिल में मान लीजिए कि इस ड्रिल में ये दोनों कटिंग एज है और इसी के बीच का कोण पूछ रहा है, एंगल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल, यानी इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? पॉइंट एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रिमर जिग प्लेट में लगे गाइड बुशों से गाइड होकर रिमिंग करता है? देखिए, सबसे पहले जो समझते हैं कि जिग क्या होता है। जिग जो होता है वो टूल को गाइड करता है, तो इसमें भी आंसर जिग रिमर ही होगा। इसमें भी आंसर जिग रिमर ए नंबर होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्लेट है और डाई बना दिया गया है और इसमें 3 होल है तो इसके ऊपर में फिर बूश फिट होते हैं ऐसे, और इन्हीं बूशों को हम लोग जिग बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? JIG, जिग, जिसमें ड्रिल स्पिंडल में सेंटर में जाके और होल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ स्पिंडल पर टेपर अनुमानित कितना होता है?
तो देखिए लेथ का जो स्पिंडल होता है वो भी एक टेपर का मतलब पहले समझिए। टेपर में 2 डायमीटर होते हैं। पहला डायमीटर देखिए इस शेप को हम लोग बोलेंगे टेपर, जैसे कि यहाँ और यहाँ 2 डायमीटर हो गए। मान लीजिए कि ये बड़ा डायमीटर हो गया और ये छोटा डायमीटर हो गया, इसको D1 और इसको D2 बोलते हैं। तो इस बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की ओर जो व्यास कम होता जाता है इसी को बोलते हैं टेपर। तो लेथ के स्पिंडल में भी एक मानक टेपर कटा होता है, जिसकी सहायता से हम उसके ऊपर चौक को लॉक करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, स्पिंडल पे 1:15 का टेपर कटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BSW थ्रेडिंग बनाने के लिए थ्रेड कर्तन टूल का कोण किस डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है? BSW थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड कर्तन का कोण 55 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, 55 डिग्री। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण की आवृत्ति निर्भर करती है। निरीक्षण मतलब होता है चेकिंग। चेकिंग की आवृत्ति निर्भर किस पर करती है? देखिए मशीन की आयु पर, मशीन के प्रकार पर और मशीन के प्रचालन की स्थिति पर। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि ये सारे कारण हैं जिस पर मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस की आवृत्ति निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डावेल पिन किस प्रकार का बंधन है? देखिए डावेल पिन एक अस्थाई मतलब सेमी परमानेंट नहीं, टेम्पोररी, सॉरी क्या है, टेम्पोररी फास्टनर है। डावेल पिन क्या होता है? जैसे कि आप लोग बढ़ई को चौखट बनाते हुए देखते होंगे। तो चौखट बनाने के बाद बढ़ई क्या काम करता है कि एक छोटा सा ड्रिल करके चौखट में, जैसे कि चौखट बना दिया है ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रिल करके बीच में, और इसमें एक लकड़ी का इतना बड़ा कील इसमें लगा देगा। तो इसी को बोलते हैं डोवेल। इसी को क्या बोलते हैं? डोवेल। डोवेल। डोवेल का सिंबल क्या होता है? देखिए डोवेल का सिंबल क्या होता है, चलिए हम आपको डोवेल का सिंबल भी समझा देते हैं। देखिए अगर इस 4 भाग में बटे हुए भाग में 2 भाग रंगीन हो, ऐसे ये 2 भाग रंगीन हो, तो ये होता है डोवेल का सिंबल। ये क्या होता है? सिंबल ऑफ डोवेल। तो डबल पिन क्या है? एक प्रकार का अस्थाई फास्टनर है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए माइक्रोमीडल का स्पिंडल थ्रेड की टूट फूट को एडजस्ट करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? देखिए आंसर है रेचेट स्टॉप, स्लिप आंतरिक थ्रेड, टेपर्ड नट और लॉकिंग डिवाइस। तो देखिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल की थ्रेड की टूट फूट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग टेपर नट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? टेपर नट सी। आगे बढ़ते हैं। कीवे और स्लॉट को काटने के लिए छेनी पहचाने। देखिए सबसे पहले तो हमको ज्ञान करना है कि कीवे और स्लॉट को जब हम काटेंगे तो उसमें कौन सी चीज़ यूज होगी। देखिए ज़्यादातर मेरी जानकारी है वहाँ तक स्लॉट और कीवे काटने में क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में आपको क्रॉस कट चीजल का फिगर ये बनाया गया है। तो कीवे स्लॉट काटने में इस चीजल का प्रयोग होता है।
देखिए लेथ में कैरेज मूव करता है घूर्णन कक्ष के समानांतर। कैरेज मूव किधर करेगा? घूर्णन अक्ष के पैरेलल। घूर्णन अक्ष से किसी कोण पे? घूर्णन अक्ष के लंबवत रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि ए होगा, क्योंकि कभी भी कैरेज मूव करता है तो मेरा घूर्णन अक्ष के समानांतर ही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेल स्टॉक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए, या ड्रिल अथवा रिमर को धारण कर सकता है? करता है, जरूर करता है। या कार्यखंड को धारण करता है? नहीं। बी नंबर काम टेल स्टॉक का नहीं है। टेल स्टॉक कार्यखंड को धारण नहीं कर सकता। या टेपर टर्निंग करने में काम आ सकता है। कार्यखंड को सपोर्ट के लिए डेड सेंटर लगाने के भी काम आ सकता है, लेकिन कार्यखंड यानी वर्कपीस को पकड़ नहीं सकता है टेल स्टॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है? सबसे कम क्लियरेंस के लिए इसमें से हेक्सागोनल यानी ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल नट की आवश्यकता सबसे कम क्लियरेंस के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसल नट की लॉकिंग हेतु, कैसल नट की लॉकिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, कैसल नट एक ऐसा नट होता है जिसके बीच से ग्रुप यानी खांचे कटे होते हैं। कैसल नट के बीच में ग्रुप कटे होते हैं और इसके लिए स्प्लिट पिन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। जब शाफ्ट का अधिकतम साइज होल के न्यूनतम साइज से कम होता है, जब शाफ्ट का अधिकतम साइज यानी हाई लिमिट होल के लो लिमिट से कम होता है तो कैसा होगा? यानी शाफ्ट का हाई लिमिट जो है वो होल के लो लिमिट से भी कम है। तो इस तरह इससे जाहिर सी बात है कि शाफ्ट का जो, देखिए इसको समझाते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा शाफ्ट है, शाफ्ट का साइज जो है उसका अधिकतम लिमिट होल के न्यूनतम लिमिट से भी कम है। तो मेरा शाफ्ट का जो साइज है वो कम है और होल का साइज बड़ा है। तो ये मुख्य रूप से क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। यानी जब भी मेरा शाफ्ट होल का साइज बड़ा और शाफ्ट का छोटा होगा तो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। तांबे का गलनांक, तांबे गलनांक तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 1083 डिग्री सेल्सियस तांबे का मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रैपर की धार को अधिक शार्प करने के लिए फिनिशिंग कैसे की जाती है? हाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रैपर की धार को अधिक शार्प करने के लिए हम लोग एमरी पेपर रेती का यूज कभी भी नहीं करेंगे। इसको शार्प करने के लिए आयल स्टोन पे रगड़ के ही इसको तेज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है। माइल्ड स्टील प्लेट पे ड्रिलिंग करने के लिए आप सोल्यूबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। ये होगा आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई शीट पर किसकी पतली परत की कोटिंग की जाती है? देखिए, कोटिंग के लिए तो जनरली जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी जीआई शीट पे जस्ता का कोटिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जोड़ का प्रयोग छतों के लिए तथा पैनलिंग के लिए किया जाता है? छत तथा पैनलिंग के लिए किस जोड़ का प्रयोग होता है? इसके लिए यह शीट मेटल का क्वेश्चन है। इसमें डबल ग्रुप सिम जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? देखिए, सोल्डरिंग आयरन क्या करता है? सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? इसको बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑप्शन देखिए, धातु को पिघलाएगा,
कभी नहीं। सोल्डर मेटल को पिघला नहीं सकता है क्योंकि मटेरियल ही पिघल जाएगा, तो फिर जोड़ेंगे किसको? धातु को ठंडा करेगा? नहीं। सोल्डर को ठंडा करेगा? नहीं। तो इसका आंसर होगा सोल्डर को पिघलाना। सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य सोल्डर को पिघलाना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रिवेट जोड़ में रिवेटों की संख्या अंदर वाली पंक्ति से बाहर वाली पंक्ति की ओर क्रमशः घटती हो तो ऐसा जोड़ कहलाता है। यानी एक रिवेट जोड़ है, उसमें रिवेटों की संख्या अंदर वाली जो उसकी लाइन है पंक्ति से बाहर वाली पंक्ति की ओर क्रमशः घटती है, तो ऐसे जोड़ को हम लोग बोलते हैं डायमंड रिवेट जोड़। डायमंड यानी जो हीरे के आकार का होता है, इसको बोलते, इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कटिंग स्पीड की गणना का सूत्र क्या होगा? तो कटिंग स्पीड की गणना का सूत्र होता है पाई डी एन बटा में 1000 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि टर्निंग ऑपरेशन में कार्यखंड को एक चक्कर में कटिंग टूल जितना आगे बढ़ाता है, टर्निंग ऑपरेशन में कार्यखंड को एक चक्कर में कटिंग टूल जितना आगे बढ़ जाता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या? उसी को हम लोग करते हैं फीड। फीड यानी दबाव, कि किस फीड से मेरा कटिंग हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कार्यखंड की लंबाई उसके व्यास की 10 गुनी या अधिक हो तब रेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, सेंटर का प्रयोग, लेथ मशीन पर शाफ्टों की टर्निंग की जानी चाहिए, कटिंग स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। देखिए इसका एफिशिएंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। रेस्ट यानी सहारा, सहारा की जरूरत पड़ जाती है इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा, रफ टर्निंग अधिकतर कहाँ से कहाँ की ओर की जाती है? देखिए टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर हम लोग रफ टर्निंग करते हैं, इसका आंसर बी एकदम सही है। टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ रफ टर्निंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, फेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को प्राप्त करें, यानी कार्यखंड के अक्ष के लंबवत फेस भी प्राप्त करना, कार्यखंड की लंबाई का मिमापन करना और कार्यखंड की सतहों को फिनिश करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेथ गाइड वेज से चक को लगाते समय हो सकने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लेथ गाइड वेज से चक को लगाते समय हो सकने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए चक को हाथ की क्रेन के साथ उठाएं, ये तो होगा नहीं। अनुदेशक को सहायता करने के लिए कहें, यानी लेथ गाइड में चक को लगाते समय हो सकने वाले नुकसान से जो मेरा सेफ्टी है उसमें अनुदेशक को थोड़ा सा हेल्प, आप इंस्ट्रक्टर का हेल्प लेकर इस वेज को लगाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जाहिर से खतरे के लिए सॉरी
यहाँ पे लिखा गया है कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में आता है, यानी वहाँ पे जो केमिकल है वो बहुत ही जहरीला है। देखिए, खोपड़ी को काटती दो हड्डियाँ, इसका प्रतीक चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी। ये जहर से खतरा या इलेक्ट्रिक करंट में भी इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आगे ही वीडियो बनता रहेगा।